एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 11:30 बजे अभी जस्ट कुक खाना बना करके गई है और जब मैं देखने आई कि क्या बनाया तो उसने पराठा बनाया। आज मैंने कहा था सोयाबीन आलू की सब्जी बना दो, दाल राइस एंड रोटी बना दो, पर उसने पराठा बना दिया। और जैसे ही मैंने देखा कि पराठा भी है और साथ में सोयाबीन की सब्जी भी है, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने 2 पराठे ऐसे ही खा लिए, अंगद ने 2 पराठे खा लिए। तो अब लंच पता नहीं कब करेंगे, लेट हो जाएगा। पर गर्मा गर्म पराठा और सोयाबीन देख के रहा नहीं गया। एक्चुअली इससे मेरी एक मेमोरी भी है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से। तो जब मैं छुट्टियों में नानी घर जाया करती थी तो वहां पे नाश्ते में कई बार मेरे बड़े मामा के घर पे सोयाबीन की सब्जी और पराठे या कभी पूड़ी के साथ में खिलाया जाता था। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो देखते ही मुझे एकदम से मन कर गया कि खाया जाए। तो मैंने तो खाया, अंगद भी खा लिया। अब सोचिए 11:30 बजे अगर ये खा लिया है तो लंच कब करेंगे। खैर कोई नहीं, पर मजा आया, गर्मा गर्म बड़ा अच्छा लगता है। और चलिए, आज बहुत ही स्पेशल डे है। आपने देखा होगा वैसे टाइटल में, आज मेरा पहला एनएसटी का सेशन है। कैसा जाता है, क्या होता है, फिंगर क्रॉस्ड, वो तो अब आगे ब्लॉग में देखेंगे ही। आई होप सब कुछ अच्छा हो, जो रीडिंग्स आए वो एकदम नॉर्मल आए। देखते हैं। तो यहाँ है आलू सोयाबीन की सब्जी देखिए, और ये रहा पराठा जो कि हमने काफी खा लिया तो कम बचा है, पर कोई नहीं, राइस भी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो उस दिन घी बनाया था ना, वो अभी तक स्टोर नहीं किया है डब्बे में, क्योंकि डब्बे में थोड़ा सा पुराना घी है, वो जल्दी खत्म हो जाए फिर ये वाला ट्रांसफर कर देंगे। आज ना मेरा फाइनल, एकदम फाइनल वाला जो बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल बैग रेडी हो चुका है। उसमें कुछ भी और डालने की निकालने की जरूरत नहीं है, वो आज हो जाएगा। और क्योंकि आज बैग पैक हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि कल शूट भी कर लूँ। तो मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाना है कि मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या पैक किया है। आज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आना है हॉस्पिटल, अदरवाइज तो मैंने आज ही दोपहर को निपटा देना था। पर कोई नहीं, वो कल कर लूंगी। फाइनल पैकिंग मेरी आज जाकर क्यों कंप्लीट हुई, मैं किस चीज का वेट करी थी, और वो चीज है ये सिपर बॉटल। तो ये भी अभी आया है, इसको भी मुझे वॉश करना है। तो अगर आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हैं तो एक सिपर बॉटल रखना ना भूले। नॉर्मल बॉटल नहीं, नॉर्मल ग्लास नहीं, ये सिपर वाला जिसमें ये स्ट्रॉ आएगा ना, आपको ये बहुत काम में आने वाला है। मस्ट हैव में एक्चुअली आता है। क्या जरूरत पड़ती है सिपर बॉटल की, क्या करोगे आप इसमें? तो एक्चुअली जब आप लेबर में होते हो ना, उस टाइम पे आपको अपने आप को बार बार ही हाइड्रेट करने की जरूरत है। आपको पानी पीना ही है, और जरूरी नहीं है कि हर बार आप उठ करके ग्लास में पानी पीने वाले हो, बॉटल में पानी पीने वाले हो। तो कई बार क्या होने वाला है, या इनफैक्ट डिलीवर करने के बाद भी आपके ये काम आएगा। अगर आप थोड़ा सा लेटे हुए भी हो, अगर आपके पास स्ट्रॉ है, सिपर वाला बॉटल है, तो हल्का सा भी हेड ऊपर करके आप पानी पी सकते हो। आपको पूरा उठने की जरूरत नहीं है। इस वाले सिपर बॉटल के साथ में एक्चुअली ये वाला स्ट्रॉ आया है, वो एकदम स्ट्रेट वाला स्ट्रॉ है। और मुझे चाहिए ऐसा कर्व स्ट्रॉ, क्योंकि ये लेट के पानी अगर पीना हो या ऐसे भी पानी पीने के लिए ये कर्व वाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके पास अगर कर्व वाला है तो वो यूज कर लीजिए। इसमें स्ट्रेट आ रहा है, पर अदरवाइज ये बड़ा अच्छा है। तो मैं डाल के देख रही हूँ कि अगर ये फिट आ जाए तो मेरे लिए सोने पे सुहागा। यस, तो बस इसमें ये वाला मैं यूज करूंगी। तो कर्व्ड है ना, तो आसानी हो जाती है पीने में। ये तो हो गई वो चीजें जिसका मैं वेट कर थी। अब कुछ चीजें जो है मेरे पास में और जो मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो डेडिकेटेड वीडियो में तो एक डिटेल आपको मिलेगा ही, पर मैं व्लॉग में भी बता देती हूँ, क्योंकि इनकेस अगर वो वाला वीडियो लेट आए तब तक आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। क्या है, व्हाट इज दिस? तो इसको बोला जाता है डोनट पिलो। ये वाला पिलो आपको हॉस्पिटल भी लेके जाना है। ये वाला पिलो बेबी होने के बाद भी आपको मिनिमम 1 से 1.5 महीने बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है, क्या करना है, इस पे आपको बैठना है। बैठने से क्या हेल्प मिलेगी, तो आप एक काम करिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डोनट पिलो का काम डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ओके, नेक्स्ट चीज जो है जो बहुत काम में आपको आने वाली है, बट इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा कम है, स्पेशली इंडिया में, और वो है ये पोर्टेबल बिडेट। तो आपको ये लेना ही लेना, ये बहुत काम में आने वाला है, डिलीवरी में भी और डिलीवरी के बाद 2 वीक तक घर पे भी। तो रिसर्च करिए कि ये बिडेट क्या है, आपको क्यों यूज करना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये एंगुलर है, और यहाँ पे देखिए आप इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हो। वार्म वाटर आपको इसमें रिफिल कर देना है, उसके बाद आपको वॉश करना है, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में भी जो आप वॉश करना स्टार्ट करोगे, आप अपना पर्सनल बिडेट लेके जाइए। बाई चांस अगर आपके हॉस्पिटल वाले आपको दे रहे हैं बिडेट, तो उससे अच्छा आपका खुद का हो। घर आने के बाद 2 हफ्ता तक इसी में वार्म वाटर डालिए और वॉश करिए। तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। नाम है देखिए पोर्टेबल बिडेट। इस पर्टिकुलर का मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने अमेजोन से लिया है। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको यूज करना है, डिलीवरी के बाद क्यों इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो सब आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट पाउच में ना मैंने देखिए एक अंगद के लिए उसका एसेंशियल्स जो होने वाला है हॉस्पिटल में, वो पैक किया है। तो देखिए अंगद के लिए जैसे मैंने फेस वॉश डाला हुआ है, एक उसके लिए
कंघी डाली हुई है, एक डाला हुआ है सैनिटाइज़र, इनो। अंगद को पता ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो वहाँ पे ठीक से खाएगा पिएगा नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे फार्मेसी तो नीचे ही है पर फिर भी एक ये रख लिया। उसका टूथब्रश नया वाला एकदम विथ कवर, साथ में टूथपेस्ट, एक छोटा वाला भी कंघी है। उसके बाद नेल कटर। डीओ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो डीओ रिफ्रेन करेगा अंगद, ये लगाएगा अंडर आर्म्स पे, तो उसके लिए एक मैंने ये वाला भी मंगवा लिया है। और शार लेने के लिए अंगद के लिए ना मैं बस एक ये बटर बार लेके जा रही हूँ, मतलब ये सोप लेके जा रही हूँ, इसी से उसका काम चल जाएगा। पिछले वाले व्लॉग में मैंने कोटेशन लिखा था जनरेशनल ट्रॉमा के ऊपर और कहा था कि अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग इससे क्या समझते हो, तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा तो उसको मैंने पिन भी किया था। तो बेसिकली सुन के बड़ा हैवी सा वर्ड लगता है जनरेशनल ट्रॉमा, माय गॉड क्या है ये, पर बड़ा ही सिंपल इसका मीनिंग है एक्चुअली। तो पहले के जनरेशन में क्या होता था कि बच्चों की इमोशनल वेलबींग के बारे में उतना सोचा नहीं जाता था। बच्चों को बहुत ही लूजली कुछ भी बोल दिया जाता था, या फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो क्यों ऐसा करना है वो बताया नहीं जाता था। उनको मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, अरे ये तो बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, ये कर लो वो कर लो। कई बार प्यार प्यार में भी ऐसी बातें बोल दी जाती थी जो कि हर्ट कर जाती है। उनको लगता था कि बच्चों को क्या ही समझ आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर बचपन में कहीं कुछ बातें बहुत घर कर जाती है, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत इमोशनल ज्यादा होते हैं, उनको हर बात बुरी लगती है। कुछ बच्चे को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका बच्चा कैसा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि जो भी बोला जाए केयरफुली बोला जाए, उनको भी एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि छोटे बच्चे हैं इनको कुछ भी करवा दो। और अब ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत सेंसिटिव हो गई है, लोग समझ रहे हैं कि कैसे बात करनी चाहिए बच्चे से भी, कैसा उसका असर पड़ता है मेंटल वेलबींग पे, बच्चे के इमोशनल वेलबींग पे, बच्चे पे। बच्चे खुलते नहीं है फिर पेरेंट्स के साथ में, अगर लगता है कि हर बारी पेरेंट्स उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। पर अब की जो जनरेशन है, न्यू एज पेरेंट्स है, वो ये सबको समझ रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस हो गई है, ग्लोबली इन बातों की अवेयरनेस हो गई है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू आ गया है जो सिर्फ अडल्ट्स में नहीं है, बच्चों में भी देखा जाता है। तो आप इस जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर सकते हो, इस चेन को ब्रेक कर सकते हो कि अगर आपके पीछे के पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, हर चीजों के लिए तारीफ कम किया करते थे, आपने अगर 100 में से 70 नंबर ले भी आए तो उसको बोला जाएगा कि 70 ही तो लाया है, देखो सामने वाला 80 लेकर के आ गया। पर आपके बच्चे का कितना IQ है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसके लिए हो सकता है 70 जो है 100 के बराबर है, उसने उतनी मेहनत करी है, वो नहीं समझते थे। क्रिटिसाइज बहुत ही लूजली कर दिया जाता था बच्चों को, बिना कुछ सोचे हुए, और तारीफ कम की जाती थी। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है, तारीफ क्या करने का, बाहर के बच्चों से कंपेयर कर देने का। पर अब ऐसा नहीं होता है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। जो भी आप बोल रहे हो अपने बच्चे से, जो भी डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में सोचिए, थॉटफुल रहिए, तो आप इस जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर सकते हो। अगेन ये बात बहुतों के समझ में नहीं आएगी और लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, ये सब कुछ नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं, इतना क्या इनको इंपॉर्टेंस देना। पर जो वेल रेड पेरेंट्स है, जो वेल ट्रेवल्ड पेरेंट्स है, या जो वेल अवेयर पेरेंट्स है, वो इसकी महत्व को समझते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है ये क्या होता है, तो उसके बारे में और पढ़िए, ताकि आप एक बेटर न्यू एज कॉन्शियस पेरेंट बन सके। बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज डिलीवर हुई है अभी जस्ट, डस्टबिन। हाँ, ये एक्चुअली डस्टबिन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट किया जाएगा बेबी के डाइपर्स के लिए। तो ये एक्चुअली रहेगा हमारे, हाँ, मास्टर बाथरूम में, वहाँ पे रहेगा। सही है नहीं, फिनिशिंग वगैरह। चलिए, तो ये लिया है मैंने 7 लीटर वाला, शायद 8 या 7 में कंफ्यूज हो रही हूँ, 7 ही लग रहा है। तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो ये उसके लिए है, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मुझे लग रहा है। इनकेस अगर आप डस्टबिन ढूंढ रहे हैं तो चलिए मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगी, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया है। ओके, तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहना है ये वाला टी शर्ट और साथ में मैंने ये पैंट डाला है। उसका रीज़न ये है कि जो NST करेंगे उसमें जो लगाएंगे वो बेल्ट, तो हो सकता है कि ये टॉप के अंदर से लगाए तो बेटर है, अदरवाइज तो मैं जनरली ड्रेस पहन के जाती हूँ हॉस्पिटल, आपने देखा है। पर आज मैंने टी शर्ट और ये डाला है लोअर, और पी रही हूँ अभी अपना RG9। ये फिनिश करूंगी और निकलूंगी, 3:30 बज रहे हैं। तो अभी जाएंगे ना तो 4 सवा 4 तक पहुंचेंगे। अगर मान लीजिए भाई 1 घंटा लग भी जाता है तो शाम तक अपना टाइमली घर आ जाएंगे, वरना फिर बहुत ट्रैफिक हो जाती है। तो अंगद ने भी लॉग आउट कर दिया और तैयार हो रहा है, फिर निकलते हैं। मैं यहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ। शोना अंदर गई है, एक्चुअली NST का कर रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीज़न बोल रहे हैं कि जो भी अटेंडेंट साथ में आया है वो अंदर नहीं बैठ सकता है। तो बाहर वेटिंग कर रहा हूँ। $30 to 40 मिनट्स बोला कि 30 to 40 मिनट्स लगेगा।
तो तब तक वेट करना पड़ेगा। और मुझे नीचे में गया था बिलिंग करवाने के लिए, तो मुझे भूख लग गई एक्चुअली, खाना देख के भूख लगी। तो मैं एक छोटा सा पफ लेके आया हूँ अपने लिए। तो मैं बैठे बैठे क्या करूँगा, तो बैठ के पफ खाऊँगा। हो गया, डन। अब तो डॉक्टर को छुट्टी हो गई। मुझे तो लगा था मैं कहीं सो ना जाऊं। मुझे भी लग ही रहा था तुमको आराम से, मतलब बोर हो जाएगा ना आदमी, क्या छत देखते रहेगा। और अटेंटिव भी रहना है क्योंकि हर एक चीज आपको बताना है। ऐसा भी नहीं है कि मजे से यूट्यूब देख रहे हैं बैठ के। चलेगा। तो चलो डॉक्टर से तो नेक्स्ट टाइम मिलना है ना, 3 दिन बाद। तो हो गई छुट्टी। अंदर अलाउ करना चाहिए यार, हस्बैंड को नहीं। बैठे बैठ के बोर हो जाते हैं। आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस के लिए ऐसा करते हैं। मान लो बात में रह गए तो बातें करने लगे शायद, इसीलिए हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड तो मजे से बैठ के खा लिए नहीं अंदर। मैं क्या करूँ, मुझे खाना देख के भूख लग गई यार। मिल गई छुट्टी, चलिए जा रहे घर। 5:15 ही हुए हैं, तो अच्छे सही टाइम पे हो गया। 30 मिनट्स के लिए हुआ। नर्स ने ही बोल दिया कि ऑल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अंगद को ही पहले बोल दिया बाहर निकल के, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हो गई शांति कि चलो ठीक है। चलिए टाइम पे घर से निकले थे, इसीलिए हड़बड़ा करके कि जल्दी जल्दी आ जाए, ट्रैफिक इससे पहले बढ़े, ऑफिस ट्रैफिक ना, घर आ जाऊं। और वही हुआ, इसलिए ना मैं चाय के लिए रुकी ना कहीं नाश्ते के लिए रुकी। मैंने तो बोला सीधा घर चलो। क्या होता है ना, आप ट्रैफिक में फंसते हो ना और कहीं भी रुकते भी हो, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा होता है, फिर थकान इतनी होती है ना कि घर आके लगता है कितना बड़ा काम करके आ रहे हैं, और कर किया कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए एकदम टाइम पे घर आ रहे हैं। अंगद अभी गया है लाने के लिए सब्जी और कुछ फल वगैरह लेना था, तो ऑन द वे ही ले रहे हैं घर के पास से। और फिर घर जाएंगे, चाय नाश्ता घर पे ही होगा। और चलिए अच्छे से हो गया। पहले एनएसटी था। मुझे अंगद इतना ज्यादा चिढ़ा रहा था ना कि देखना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन निकलेगा बहुत ज्यादा और तुमको वहीं का वही एडमिट कर लेंगे वो लोग। तुम ना हॉस्पिटल बैग तो पैक कर ही चुकी हो, गाड़ी में रख दो, चलो वहीं का वही तुमको भर्ती कर दूंगा। इतना चिढ़ा रहा था। और मैं उसको बोलती थी मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला। मेरी इच्छा है ना कि पूरा फुल टर्म प्रेगनेंसी रहे। मैं देखती हूँ माइलो ऐप में, जो प्रेगनेंसी ऐप में फॉलो करती हूँ, फॉलो मतलब मुझे अच्छा लगता है, पढ़ती रहती हूँ वहाँ पे टाइम पास। तो उसमें ना बहुत सारी मदर्स जो मतलब मेरे ही जिनका चल रहा है, जितना वीक पे मैं उतने वीक पे वो लोग ही लिखते हैं कि वेट नहीं हो रहा, आप जल्दी से बेबी हो जाए। और मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं ऐसा चाहिए। मुझे चाहिए कि भैया 38 वीक के बाद आओ। बेस्ट है कि 40th वीक में, 40वां हफ्ता में आना, मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे नहीं है कि अभी हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए, नहीं भाई, मुझे फुल टर्म प्रेगनेंसी चाहिए। फुल टर्म मतलब 38वां हफ्ता के बाद ऐसे कभी भी हो तो फुल टर्म ही बोलेंगे, पर मैं चाहती हूँ 40वां हफ्ता में हो जाए, क्योंकि जितना दिन अंदर रहेगा ना बेबी, उतना अच्छा उसका इम्यून सिस्टम बनेगा, उतना सब कुछ बेटर होगा। तो मैं अंगद को बोलती हूँ मुझे कितना भी चिढ़ा लो, नहीं, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि सब अच्छा होगा और मैं घर आऊंगी। मैं ऐसे नहीं जाने वाली, ठीक है, कि तुम मुझे छोड़ के। मुझे बहुत बोल रहा था तुम रख लो बैग, देखो वहीं के वहीं तुमको एडमिट तो कर लेंगे वो लोग। ये आ गया लेके अंगद सब्जी। पीला टी शर्ट क्या चमक रहा है, देखिए। अभी देख के मौसम लग रहा है ना, हाँ परफेक्ट चाय वाला टाइम है। और ये देखिए हमारी चाय भी रेडी हो गई। आज तो कमाल हो गया, कितने टाइम बाद ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल गए और बाहर चाय नहीं पिया, पिए कुछ नहीं, खाए कुछ नहीं। मैंने खाया वैसे तो। हाँ अंगद ने तो खाया। और मुझे कैसे चला पता अंगद ने खाया, पता है? हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, मैं अंदर बैठी थी, अंगद बाहर, अंदर लेटी थी, बाहर था अंगद। तो वीडियो कॉल किया अंगद ने कि मैंने बिल करवा दिया है और मैं ये खा रहा हूँ। तो ये टेस्ट हुआ 600 रुपये का, राइट एनएसटी? हाँ 600। तो 600 का ये टेस्ट पड़ा Cloud9 में। तो वो करके अंगद ने बिल किया, फिर मुझे फ़ोन किया। फिर नर्स भी सोच रही होगी भाई 10 मिनट बाद ना बात कर लेना दोनों। वहाँ से वीडियो कॉल करके बोल रहे हाँ मैं ये खा रहा हूँ, हाँ खा लो खा लो। चाय रेडी। तो मैंने वॉश कर दिया था, अब ये ड्राई भी हो गया, तो इसको भी रख लूंगी। और इसको भी वॉश कर दिया था, ये भी ड्राई हो गया, ये भी रख लूंगी। तो थर्मस तो एक लेकर के जाना ही जाना है। तो मेरे पास देखिए ये बोरोसिल का थर्मस है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो कैरी करना भी इजी है और अपना काम भी चल जाएगा। तो ये दोनों भी पैक होने जा रहा है। 1 hour later. ये देखिए कौन है प्रेग्नेंट इस घर में, चाय नाश्ता करके सो चुका है। मैं एकदम फ्रेश हूँ, मैं नहीं सो रही। मैं ऐसे बेटाइम नहीं सोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है
कि मैं सो जाऊं। और अंगद का ऐसा है ना कि अगर उसको भी जिम नहीं जाना है, आज उसकी लकीली कोई मीटिंग नहीं है, तो चाय नाश्ता किया, 10-15 मिनट टीवी देखा, उसके बाद धीरे से सो गया है। अभी ऐसे टाइम पे सो रहा है कि मैं उसको कब उठाऊं, कब वो खाएगा, कब हम वॉक करने जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ है। पर वो 1 घंटे की नींद लेगा, और अगर मैं इसको ना उठाऊं तो वो रात के 2 बजे 3 बजे बीच में उठेगा, ऐसा वाला हाल है। मेरा ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे बेटाइम नींद नहीं आती, पहले से बचपन से ही ऐसी हूं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मुझे मेरा हालत ऐसा ही था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी कभी ऐसा हो रहा था कि दोपहर को नींद आ रही थी, फिर वो भी चली गई, और अब थर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं तो नहीं सोने वाली। एनीवेज, तो देखा आपने, आज तो मैंने हार्ट बीट भी व्लॉग में लिया है, तो आपने सुना ही होगा। तो ये एक मेमोरी मेरे लिए भी रहेगी, आप लोग से भी शेयर होगी, और बाद में मैं भी कभी ये व्लॉग देखूंगी तो मैं भी हार्ट बीट सुनूंगी। बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है। एनीवेज, बड़ा अच्छा था। तो ये एनएसटी अगर आपको नहीं पता है, अगर आप अभी प्रेग्नेंट हो और अभी आपका होने वाला है फ्यूचर में, तो एनएसटी देखिए, बस बहुत ही सिंपल सा आपने देखा, 30 मिनट्स लगते हैं, 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। मैं 30 मिनट्स में हो गया, और लिटा देते हैं आराम से, वो प्रोब लगा देते हैं, ऊपर स्टिक कर देते हैं, आपको बस लेटे रहना है। और जरूरी नहीं है कि सीधा ही लेटना है। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी में आप 10 मिनट से ज्यादा ऐसे अपने बैक के तरफ से नहीं सो सकते, तो आप राइट लेफ्ट आराम से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब बेबी जब मूवमेंट करे या किक करे तो आपको वो प्रेस कर देना है बटन, उतना ही। तो बेसिकली ग्राफ फॉर्म में ये निकलता है, इसका जो रिपोर्ट होता है ना, उसमें आपको 3 ग्राफ दिखते हैं। सबसे पहला जो ऊपर ग्राफ रहेगा वो बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करता है वो ग्राफ। उसके नीचे आएगा जो आपकी जितनी बार भी करेगा बेबी और आप प्रेस करोगे, उसका एक स्टैंडिंग लाइन जैसा दिखता है। और थर्ड नीचे दिखता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, एक्चुअली वो प्रेगनेंसी के बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर देता है प्रैक्टिस करना, पर हमें फील नहीं होता क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है। और धीरे धीरे जैसे आपको डिलीवरी का टाइम नजदीक आएगा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी कॉन्ट्रैक्शन की। कई बार तो लोगों को 35th वीक के बाद में कॉन्ट्रैक्शन फील भी होता है, लाइक टाइटनिंग ऑफ स्टमक फील होता है। पर जब फाइनल स्टेज आएगा तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें वो भी देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी क्या हो रही है। और अगर ओवरऑल तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाती हूँ, पर जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे यही पता चला है कि जब जब बेबी किक करता है, जब आप वो दबा रहे होते हो बटन, तो जब भी बेबी किक करे ना, तो एक्चुअली आइडियल केस में उसका हार्ट बीट जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अगर ग्राफ फॉर्म में आप देखोगे, जैसे आपने किक, बेबी ने किक किया, आपने प्रेस किया, तो वो देखा जाता है कि जब आपने प्रेस किया था उस टाइम पे बेबी का हार्ट बीट थोड़ा सा ऊपर गया था कि नहीं, तो जो उसका ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए। दैट इंडिकेट्स अ हेल्दी बेबी, कि हाँ सब कुछ अंदर ठीक है। और दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई सही से मिल रही है। तो मतलब जब बेबी किक करे, मूव करे, तो आइडियल केसेस में हार्ट बीट उसकी ऊपर जानी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन लेवल भी सही है। अगर वो किक कर रहा है और उसका जो हार्ट बीट लेवल है वो ऊपर नहीं जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है या स्टैग्नेंट है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रेस्ड है बेबी, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। और साथ में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी देखा जाता है कि उसमें कैसा हो रहा है। तो बेसिकली यही सब है, वो डॉक्टर्स आपका ग्राफ पढ़ लेंगे, और जो करती है नर्स वो भी आपको बता देती है। तो हमें तो देखते बता दिया था अंगद को, मतलब 10 मिनट में ही कि सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता रहेगा, हफ्ते दर हफ्ते ये रिपीट होगा डिलीवरी तक। इनफैक्ट जब आप डिलीवरी के लिए एडमिट होगे तभी भी ये किया जाएगा, और उस टाइम पे हमें पे नहीं करना है। उस टाइम वाला जो है वो हमारे पैकेज में है। आफ्टर जब आप एडमिट होते हो तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी हमें 600 रुपये पे करना है। तो बेसिकली यही है, कुछ भी नहीं है। उससे चलता है पता डॉक्टर को कि कब आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। बेबी अगर स्ट्रेस्ड है तो जल्दी आपको एडमिट कर लेंगे, सब ठीक है तो आपको घर भेज देंगे। तो हम लोग आज तो घर आ गए, अभी नेक्स्ट वीक फिर होगा, फिर देखा जाएगा। यही है बेसिकली, कुछ भी। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप डरते नहीं हो, नर्वस नहीं होते। आपको पता है प्रोसेस क्या है, आपको पता है कि ग्राफ कैसे पढ़ना है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो टेंशन किसी बात की नहीं होती है। बिंदास आते हो, हंसते खेलते और आते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, थोड़ा सा अवेयर रहिए, पढ़िए, समझिए चीजों को, तो आप टेंशन फ्री रहोगे और फिर इत्मीनान से आपका सब कुछ होगा। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।